हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। तो हम आज करने जा रहे हैं स्टार्ट न्यू चैप्टर 14 चैप्टर है और डाइट फॉर पेशेंट क्लास 10 की बुक हम कर रहे हैं कवर। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। सभी चैप्टर को हमने डिटेल से वहां कवर कराया है और जो लोग चाहते हैं कि पीडीएफ फॉर्म में तो वो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां इसकी पीडीएफ अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जो टीजीटी हमारा फॉर्म भरा हुआ है 2022 का, उसका एग्जाम 2025 में मार्च अप्रैल के आसपास होने की पूरी संभावना है। तो जिन लोगों ने थोड़ी बीच में जिन लोगों की पढ़ाई स्लो हो गई है, स्टडी स्लो हो गई है, तो आप दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूं, लगभग 100 डेज बैठेंगे अगर हम लेकर चलेंगे 90 से 100 डेज, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कवर। ज्वर की स्थिति में आहार यानी कि फीवर में रोगी को भोजन कराना। रोगी का भोजन कैसा, लिक्विड, लाइट। विभिन्न रोगों में रोगियों का भोजन तीव्र ज्वर, दीर्घ अस्थायी ज्वर, अतिसार, गैस्ट्रो इंट्राइटिस, मियादी बुखार, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, लू लगना और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं। और हो सकता है कि हमें इसमें 2 से 3 जो है वो पार्ट में हम ये कवर करें, लेकिन हमें इसको डिटेल में करना है। ठीक है, तो क्या होता है प्रस्तावना, हमारे शरीर को क्रियाशील और गतिमान रखने के लिए हमें फूड की अति आवश्यकता होती है। उत्तम से उत्तम भोजन भी किसी क्रोधी, गंभीर अथवा चिड़चिड़े स्वभाव वाले के हाथ से परोसे जाने पर स्वादिष्ट नहीं लगता। इस प्रकार जब परोसना या भोजन देने का ये प्रभाव स्वस्थ व्यक्ति पर पड़ता है, तब रोगी को कितना प्रभाव पड़ता होगा इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। रोगी की इच्छा तरह तरह की वस्तुओं को खाने की होती है, किंतु उसे नियमित भोजन ही मिलता है। ऐसी अवस्था में उसे प्रेम तथा आकर्षक ढंग से भोजन देना और परोसना अति आवश्यक है, अन्यथा वो भोजन करना ही नहीं चाहेगा। और आजकल तो मैं आपके साथ थोड़ा एडिशनल ऐड करती चलूं कि आजकल तो जो डाइट होती है पेशेंट के लिए, उसको इतनी तरह से दिया जाता है, इतने अच्छी तरह से कि वो खा ले। ठीक है, रोगाणुअवस्था में प्राय रोगी को भोजन की इच्छा जाती रहती है, पाचन शक्ति उसकी स्लो हो जाती है, शरीर को भोजन की आवश्यकता रहती है। यदि भोजन ना मिले तो शरीर अपनी संग्रहित खुराक को व्यय करना प्रारंभ कर देता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भाई वेट घटेगा, वो कमजोर हो जाएगा। रोग में शरीर भोजन का प्राकृतिक स्थिति की अपेक्षा अधिक तेजी से खर्च करने लगता है। ठीक है, परिचारिका यानी कि जो डाइटिशियन होती है, या हमारे यहाँ तो घर में डाइटिशियन गृहिणी ही होती है, तो उसको रोगी की आवश्यकता व टेस्ट को देखते हुए बड़ी ही केयरफुली निपुणता के से भोजन योजना बनानी चाहिए, भोजन तैयार करना चाहिए। ठीक है, पाचन शक्ति, जो जब बंदा बीमार होता है तो क्या होता है, पाचन जो शक्ति है, जो डाइजेशन जो सिस्टम है, उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो केवल ऐसे पौष्टिक तत्व देना ही चाहिए जिससे पाचन क्रिया पर अधिक जोर ना पड़े, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसको पचाने में ज्यादा मेहनत ना पड़े। ठीक है, रोगी को भोजन ऐसा देना चाहिए कि सरलतापूर्वक खाया तथा सरलतापूर्वक पचाया जा सके। ज्वर की दशा में तरल पदार्थ सर्वोत्तम रहता है। ठीक है, जो लिक्विड फूड होता है वो बेस्ट रहता है। ठीक, जैसे क्या है, फ्रूट जूसेस हैं, ऑरेंज, अंगूर का रस, ठीक है, ये सब, मौसमी का रस, ये बहुत अच्छा रहता है। अत्यधिक ज्वर की दशा में ऐसे तरल पदार्थ देने चाहिए जिसमें भोजन का अंश अधिक हो, जैसे दूध है, टमाटो सूप है, वेजिटेबल सूप है, सूप की फॉर्म है। ठीक है, दूध में विभिन्न प्रकार के भोजन का अंश पाया जाता है जो सरलतापूर्वक पच जाता है, अधिकांश रोगियों की प्रवृत्ति के अनुरूप भी बैठता है। ठीक है, तरल पदार्थ प्रत्येक 3 से 6 घंटे बाद ही रोगी को दिया जाना चाहिए। भोजन कराते समय पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए, तो जो वाटर कंटेंट है ना वो भी कम ना हो, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रोगाणुवस्था में आहार की व्यवस्था। ठीक है, तो हल्का भोजन में क्या आ जाएगा, अगर हम देखें जैसे साबूदाना है, अरारोट है, सूजी है, दलिया है, कस्टर्ड है, उबले और चीचू वाले किए फल व सब्जियां आती हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि सुपाच्य भोजन क्या है कि जो पाचन संस्थान को सुविधा हो, भोजन पदार्थ अभिशोषण शीघ्र हो सके, जो डाइजेशन सिस्टम है वो आसानी से हो जाए। उच्च कैलोरी युक्त आहार, ज्वर की दशा में व्यक्ति को भोजित तत्व तथा स्वस्थ दिशा की स्थिति में अधिक देना चाहिए।
क्योंकि ज्वर की अवस्था में तापमान बढ़ता है और उष्णता का क्षय होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वीकनेस हो जाती है। इसलिए रोगी को ऐसा भोजन चाहिए कि 3000 से 4000 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करे। सामान्यतः वजन की दृष्टि से रोगी को 80 कैलोरी प्रति ग्राम, मान लीजिए जिसका वेट के अकॉर्डिंग उसको 80 कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से देना चाहिए। दीर्घकालीन अथवा स्थायी रोगी को 2000 से 3000 कैलोरी देना चाहिए। अब आ जाता है अतिरिक्त प्रोटीन के बारे में। अतिरिक्त प्रोटीन में कि ज्वर में ऊतकों जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं, तो प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो रोगी को 100 से 150 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन अभिष्ट होता है। रोगी को भोजन में 300 से 350 कैलोरी प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ उपलब्ध होना चाहिए। जैसे क्या है, दूध है, ठीक है, दालों का सूप है, अंडे हैं, जैसे सबसे अधिक सरलता से पचने वाली, सर्वाधिक कुशलता से अवशोषित होने वाली प्रोटीन भोज्य सामग्री अधिक मात्रा में उत्तरपूर्वक देना चाहिए। अत्यधिक प्रोटीन युक्त पेय पदार्थ देना उचित होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास क्या, पर्याप्त कार्बोज। कार्बोज क्या है कि हमें उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो ग्लाइकोजन भंडारण में पुनः प्राप्ति करने हेतु पर्याप्त मात्रा में कार्बोज लिया जाना चाहिए। कार्बोज की पूर्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से ग्लूकोज तथा लैक्टोज के रूप में शक्कर ली जा सकती है। लैक्टोज मतलब हमारा जो मिल्क है उससे मिलने वाली शर्करा। ये रक्त प्रवाह में एंजाइम क्रिया के बिना ही अवशोषित हो जाती है और श्वेतसार यानी कि जो कार्बोज है शर्करा के माध्यम से 2900 से 3100 कैलोरी तक हमें ऊर्जा मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास वसा रहित भोजन। वसा रहित मतलब कि जिसमें जो क्रीम है, मक्खन है जो दूध में, उसको सेपरेट कर लिया जाए, इमल्सिफाई करके उसको अलग कर लिया जाए। तो क्या होता है कि अभिपाचनशीलता हो जाती है, सांद्रिक रूप से शक्ति प्रदान करती है। कभी कभी जी मचलाने के कारण वसा का उपयोग करना उचित भी नहीं होता है। विशुद्ध के स्थान पर मक्खन निकला दूध रोगी को दिया जा सकता है, जिससे उसको कितना मिल जाएगी कैलोरी, 1800 से 2000 कैलोरी तक ऊर्जा वसायुक्त पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं कि जो अगर इसको हम करना चाहें घर पे कि हम फुल फैट क्रीम लाते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें ना जो ऊपर है वो क्रीम आ जाती है, उसके बाद हमें फैट फ्री दूध मिल जाता है और मार्केट में टोन मिल्क के नाम से भी हमें दूध मिल जाता है, वसा रहित रहता है जो। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ। चयापचय के लिए यानी कि जो मेटाबॉलिक रेट होता जो मेटाबॉलिक होती है प्रोसेस, उसके लिए वृद्धि के कारण हमें विटामिन ए, सी, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड तथा बी कॉम्प्लेक्स की अधिक मात्रा रोगी को देनी चाहिए। और विटामिन ए, सी और ई ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि अगर हम किसी भी स्थिति में रोगी को देते हैं तो क्या होता है कि उसकी रिकवरी थोड़ी तेजी से होती है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि विटामिन सी की टैबलेट लगाते हैं डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन होती है। विटामिन ई लगाते हैं, कहीं विटामिन ए लगाते हैं कि इसीलिए कि ज्यादा तेजी से हो, लेकिन विटामिन सी ज्यादा लगाई जाती है। पर्याप्त खनिज लवण, नमकीन सूप, रस, भोज्य पदार्थ में नमक छिड़ककर रोगी को पर्याप्त मात्रा में नमक देना उचित रहता है। साधारणतः भोज्य पदार्थ पोटेशियम प्राप्ति का उत्तम माध्यम होता है, परंतु उच्च व दीर्घकालीन ज्वर में भोज्य पदार्थों की मात्रा क्या होती है, सीमित ही दी जाती है। जो लोग लॉन्ग पीरियड से बीमार होते हैं उनको कम ही दिया जाता है, इसलिए पोटेशियम की उपयुक्त मात्रा रोगी को नहीं मिल पाती है। फलों का रस, दूध तत्व प्राप्ति अपेक्षाकृत उत्तम साधन है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, तरल पदार्थ। पेय पदार्थ फलों के रस, सूप, जल रूप में रोगी को प्रतिदिन 2500 से 5000 मिलीलीटर मिलना आवश्यक है। इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए चीनी, ग्लूकोज, नमक, काली मिर्च, नींबू का प्रयोग करके इसको क्या बनाया जा सकता है कि स्वादिष्ट बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर जो सूप्स होते हैं तो उस पर हल्का सा सॉल्ट और पेपर डाल के दिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई जूस है और उसको डायबिटीज वगैरह ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम शुगर डाल सकते हैं। ठीक है, और सूप में नींबू वगैरह डाल के दे सकते हैं ताकि जो पेशेंट है वो अच्छे से उसको ले लें। ठीक है, अब रोगियों के लिए हानिकारक पदार्थ। रोग की स्थिति में क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो रोगी से ही रिलेटेड डाइट पढ़ रहे हैं, तो क्या नहीं देना चाहिए, पूरी, पराठा, कचौरी, मैदे के पकवान नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। तला हुआ अन्न, कचौड़ी, समोसा, आलू चाप, चिप्स नहीं देने चाहिए। छिलकेदार, कड़े व सूखे फल नहीं देना चाहिए। कड़ा चर्बीदार मांस, कच्ची व अधिक मसालेदार तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। गोभी, प्याज वगैरह इस तरह की चीज, लाल मिर्च व गरिष्ठ पकवान, अचार, मिठाइयां, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अब आ जाता है कि हमें लेना क्या है।
लेने के लिए अगर रोगी को अकॉर्डिंग टू उसके जो उसको रोग है उसके हिसाब से डाइट दी जानी चाहिए। जैसे कि हम दे सकते हैं दलिया दे सकते हैं, साबूदाना दे सकते हैं, सूप्स दे सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हम रोगी को उसके रोग के अनुसार देंगे। रोगी को भोजन कराना, नियमित भोजन देना चाहिए ताकि रोगी को की जो भूख है वो नष्ट हो जाए। रात्रि की अपेक्षा दिन में भोजन देना उचित रहता है। ठीक है। उसके बाद सोते हुए रोगी को जाकर भोजन नहीं देना चाहिए। रोगी के पास भोजन लाने से पूर्व आसपास का स्थान पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए, जैसे रोगी को मुंह हाथ स्पंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट, यदि डॉक्टर ने उठाने के लिए मना किया है तो तकिए के सहारे पलंग पर बैठकर उसको जो है हम खाना खिला सकते हैं। ठीक है। रोगी के सामने अवसर के अनुसार मेज रखी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए पलंग पर तकिए के सहारे बैठे मरीज के सामने विशेष प्रकार की मेज रखी जाती है, जो कि हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं अक्सर। ठीक है। ये थोड़े पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखना है। उसके बाद आ जाता है रोगी के लिए आहार की आवश्यकता। रोग की स्थिति में रोग के कारण को ध्यान में रखकर ही आहार आयोजन करना चाहिए कि उसका जो डाइट प्लान है हमें उसकी रोग के हिसाब से ही बनाना चाहिए। रोग की अवस्था में भूख कम लगती है, जो वॉमिटिंग है या लूज मोशन के कारण आहार ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। और जब दस्त के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है तो रोगी का वजन गिर जाता है, तो कुपोषण बिल्कुल उसको संभावना रहती है होने की। बीमार व्यक्ति को भोजन को यथासंभव आकर्षक और रुचि बनाकर देनी चाहिए। आहार ऐसा देना चाहिए कि रोगी की शारीरिक शक्ति व क्षमता बढ़ जाए और यथासंभव रोग कम हो जाए। उसके बाद ये लक्ष्य है। ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति व रोगी व्यक्ति के भोजन में डिफरेंस क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगी की शारीरिक आवश्यकताओं को क्रियाशीलता से पर्याप्त अंतर हो जाने से उनमें भी अंतर होता है। रोगी को भोजन पेट भरने के लिए नहीं वरन रोग में सुधार के लिए आवश्यकता होती है। अतः रोगी को भोजन रोग के अनुसार पोषक तत्वों की कमी व अधिकता करके दिया जा सकता है या दिया जाता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति को सभी प्रकार के भोजन वो ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयत्न ये होना चाहिए कि रोगी को तरल यानी कि लिक्विड डाइट है वो दी जाए। भोजन की ऊर्जा शक्ति को घटा बढ़ाकर जो है वो भोजन देना चाहिए। अधिक मिर्च मसाले घी ऑयली जो फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। रोगी को ठोस भोजन न देकर तरल व अर्धतरल भोजन देना चाहिए। रोगी को रोग की दशा के अनुसार भोजन की ऊर्जा शक्ति घटाकर या बढ़ाकर भोजन दिया जाना चाहिए। सूप व रेशेदार भोजन अधिक दिया जाना चाहिए। घी तेल मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी को हल्का भोजन और थोड़ा थोड़ा देना चाहिए और जो भोजन के टाइम है उसमें जो है ना पर्याप्त अंतर होना चाहिए। अच्छा, रोगी को भोजन में अंतर के कारण तो शरीर का तापमान में अंतर, प्रोटीन की कमी, पाचन शक्ति का कमजोर होना, विटामिन और खनिज लवण का अभाव, जल की कमी। जल की कमी में जैसे ज्वर है, पेचिश है, अतिसार है, हैजा है, इसमें क्या होता है कि हमें इस तरह की चीजें देनी चाहिए कि ताकि उसकी जो जल की पूर्ति है, जो उसके अंदर पानी की कमी हुई है उसको पूरा किया जा सके। जैसे कि जो नारियल पानी है या ग्लूकोज है या नींबू है, इस तरह की चीज हमें देनी चाहिए। ठीक है। तो आज हम इसको करेंगे यहीं तक कवर। नेक्स्ट वीडियो में हम रोगी का भोजन तैयार करने की विधियां देखेंगे और जैसे कि लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट और लाइट फूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।